वेलकम बैक टू द आरएस कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को सीखेंगे, जो कि आप लोग का चैप्टर 10 है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो लाइन जो हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ के सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। और वो लाइन जो हमारे अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन अर्थ के सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कुछ एग्जांपल को, मान लेते हैं यहाँ कुछ एक बिल्डिंग है, ये अर्थ का सरफेस। मान लीजिए इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जर्वर है। तो अगर इस ऑब्जर्वर को इस फ्लैग को देखना होगा तो इसको अपना हेड को ऊपर करना पड़ेगा। तो वो इमेजिनरी लाइन जो इस ऑब्जर्वर के आई से इस फ्लैग को मिलाती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो अगर यहाँ से एक डॉटेड लाइन को इस फ्लैग से मिलाए तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो इस ऑब्जर्वर के आई को इस फ्लैग से मिला रही है, इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अगर मान लीजिए इस ऑब्जर्वर को सीधा देखना होता तो ये कहाँ देखता, यहाँ। और ये लाइन जस्ट इस अर्थ के सरफेस के पैरेलल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पास एक एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लेते हैं यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर कोई एक बॉय है जो इस रोड से आती जाती गाड़ियों को देख रहा है। तो अगर इस बॉय को इस कार को देखना होगा तो इसको देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएं, इसके आई से इस वैगन को मिलाया जाए तो ये जो इमेजिनरी लाइन इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और अगर इस ऑब्जर्वर को सीधा देखना होता तो यहाँ से अर्थ के सरफेस से एक पैरेलल लाइन जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में एक एंगल बनता नजर आ रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उठाव, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, गिराव। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है तो उसको देखना है तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नीचे अगर उसको देखना है तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, एन इमेजिनरी लाइन which joins observer's eyes to the object being viewed। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, upward angle formed between line of sight and horizontal line of sight।
एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या है? डाउनवर्ड एंगल formed between line of sight and horizontal line of sight. इतना नोट कीजिए पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। समझते हैं इसको। मान के चलिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस पर कोई एक बॉय है, वैसे एक अर्थ के सरफेस कोई एक बिल्डिंग है जिसके टॉप पर एक दूसरा बॉय है। तो अगर इस बॉय को देखना होगा तो इसको ऊपर देखना पड़ेगा। तो इस बॉय के आई से इस बॉय के आई को जो लाइन मिलाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और अगर इस बॉय को अगर सीधा देखना होता तो ये कहाँ देखता है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, जो ऊपर देखने की वजह से है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मान लेते हैं थीटा। वैसे ही अगर इस दूसरे बॉय को अगर सीधा देखना हो तो ये कहाँ देखता है? इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भी तो हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल ही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। मान लीजिए इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर ये लाइन अर्थ के सरफेस के पैरेलल है और ये लाइन भी अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। और अगर दो पैरेलल लाइंस कोई एक लाइन कट करते हुए जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल्स दोनों लाइन के अंदर बन रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन is inversely proportional to distance। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस को कम किया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तीसरा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। अब इसके अलावा आप लोग को इस चैप्टर के एक्सरसाइज को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, जो कि मैं आप लोग को चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते किसको है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मान लीजिए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहां B पर 90 डिग्री है और यहाँ पास मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस। और एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। कोई बचा हुआ साइड वो क्या है? बेस। तो इन्हीं साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस।
tan थीटा किसके बराबर होता है, इन दोनों का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कौन, cosec थीटा, जो किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos का रेसिप्रोकल कौन, sec थीटा, जो किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और tan का रेसिप्रोकल कौन, cot थीटा, जो किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल्स के वैल्यू याद होनी चाहिए, जिसको याद करने का भी तरीका बता चुका था। सारे फंक्शंस के वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग को साइन का वैल्यू याद है तो बाकी सारे फंक्शंस के वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या, cosec थीटा। यहाँ एंगल कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 कितना तो √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। अगर इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स लिखें तो किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, cos का। ये हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन और cos का रेशियो क्या होता है tan, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स लिखें तो इसका वैल्यू मिल जाएगा cot का। cot 0 कितना इंफिनिटी, फिर √3 1, 1/√3 एंड 1। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल कितना नॉट डिफाइंड। cosec थीटा के sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, अगर इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स लिखें तो इसका वैल्यू मिल जाएगा cosec का। तो क्या हो जाएगा cosec 0 इंफिनिटी, cosec 30 कितना 2, cosec 45 कितना √2, cosec 60 कितना 2/√3 एंड cosec 90 कितना हो जाएगा 1। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।